जिस हिसाब से इंडिया में इथेनॉल का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सच में इथेनॉल में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है या फिर ऑलरेडी जा चुकी है? क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये सेक्टर बहुत बड़ा बन सकता है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से स्पेस की ग्रोथ रुक जाएगी? इस वीडियो में हम डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हम इथेनॉल को इतना पुश क्यों कर रहे हैं? अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या फिर ऑयल है आप कह सकते हो, वो इंपोर्ट करता है स्पेसिफिक मिडिल ईस्ट एरिया से, और उसमें उनका बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व जाता है, यानी कि कंट्री के ऊपर खर्चे आते हैं, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। और इसलिए इंडिया ये स्पेस देख रहा है कि क्या हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, यानी कि पेट्रोल में, स्पेसिफिकली पेट्रोल में, नॉट डीजल, डीजल में बायोडीजल मिक्स करने का प्रोग्राम वो अलग है, वो 2030 तक आएगा 5%, दैट इज डिफरेंट। पेट्रोल में जो मिक्सअप हम करने वाला है इथेनॉल को 10% का, ताकि हमारी जो पेट्रोल की डिपेंडेंसी है वो कम हो और हमारे खर्चे, कंट्री लेवल पे खर्चे कम हो। नंबर 2, वो बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा फार्मर्स को एंड आम पब्लिक को, जहां पे 2 से 3 रुपया सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट पेट्रोल। बट एक्चुअली क्या इससे गाड़ियों की स्पीड कम होगी या फिर इंजन पे बहुत ज्यादा फर्क आएगा? इस टेबल पे एक बार फोकस कर सकते हो कि जो चारकोल है वहां से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जूल्स में ये एनर्जी है, तो इस पे फोकस करते हैं। 50 है। डीजल सेकंड नंबर पे आता है विच इज 38, अराउंड 39 जूल्स है। वहीं गैसोलीन यानी कि पेट्रोल 34.8, बट अगर गैसोहल यानी कि 90% पेट्रोल प्लस 10% अगर इथेनॉल रखें तो ये 33.7, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इफिशिएंसी यस 3 to 4% डाउन हो सकती है, बट बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, तो ओके। तो एनर्जी वाइज ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पेट्रोल के कंपैरिजन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग काफी रीजनेबल है। इस स्पेस में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने से पहले हमें ये जरूर जानना चाहिए क्या ये ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल है, क्या ऑलरेडी अदर कंट्रीज इसको यूज भी कर रही हैं या फिर नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट नीति.government.in से मैंने निकाला हुआ, आप यहां पे देख रहे हो। ब्राजील को इन्होंने रिप्रेजेंट करके बताया है कि 18 to 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग वहां पे हो रही है। वहीं आप यूनाइटेड स्टेट में भी देख रहे हो इसका इस्तेमाल हो रहा है। यूरोपियन यूनियन भी 10% ट्रांसपोर्ट के लिए यहां पे ब्लेंडिंग चालू कर रहे हैं। ओके, सो अदर कंट्रीज तो इसको क्लियरली यूज करें, बट इंडिया में ये कितना बड़ा स्पेस है, कितने मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा इंडिया में टोटल पेट्रोल ऑलमोस्ट यूज कितना होता है। सो ये वेबसाइट है जहां से ये डेटा क्लियरली आप देख सकते हो, जून 2022 का, यानी कि हमारा जो टोटल कंजम्पशन वॉल्यूम है पेट्रोल का वो है 37 बिलियन, यानी कि लगभग 4000 करोड़ लीटर का। ठीक है, सो इसमें अगर हम 10% ब्लेंडिंग देखें, अगर हम कर रहे हैं तो आएगा लगभग 400 करोड़ लीटर। ओके, ये फिलहाल की हमारी कैपेसिटी है। अगर हम इसको 20% तक लेकर के जाते हैं तो ये हमें लगभग 800 करोड़ लीटर का इथेनॉल लगेगा। ठीक है, ये हो गया अगर हमारी डिमांड जो है कांस्टेंट रहती है। तो अगर ये बढ़ेगी भी तो जरा देख लेते हैं कहां से बढ़ेगी, ये डिमांड आएगी कहां से। तो पेट्रोल का यूजेज सबसे ज्यादा कहां होता है इसको हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप डेटा देखोगे तो ये एक डिटेल आर्टिकल है, आप यहां पे देख सकते हो कि जो 2 व्हीलर सेगमेंट है इंडिया का वो लगभग 62% पेट्रोल कंज्यूम करता है। यानी कि अगर हमारे पास 100 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है तो 62% अभी के लिए 2 व्हीलर कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 2 व्हीलर बढ़ता है ना, 2 व्हीलर लगातार अगर हम बढ़ते जाते हैं तो इसका मतलब क्लियरली हमें और ज्यादा इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। ये चीज तो एकदम क्लियर होगा कि यस, अब 2 व्हीलर के ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हमें और इथेनॉल के प्रोडक्शन की एक्चुअली में जरूरत लगने वाली है। तो यहां पे अगर हम डेटा देखें कि 2 व्हीलर का ग्रोथ किस तरीके से होगा, सो आप यहां पे डॉक्यूमेंट में रेफर कर सकते हो कि 2 व्हीलर अकाउंट्स फॉर 74% ऑफ द टोटल व्हीकल। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो ये नंबर लैक्स में है, तो ये नंबर निकल के आता है लगभग 1.7 करोड़ 2 व्हीलर हमारे पास अभी 2020 में है, और 2030 तक आते आते ये नंबर्स लगभग 3 करोड़ हो जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे आने वाले
8 to 9 ईयर्स में। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास इथेनॉल की जरूरत भी उतनी बढ़ जानी चाहिए आइडियल केस में, अगर हम लॉजिकली सोचे तो। ठीक है भाई, अगर हम 10 लीटर अभी इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें उस समय 20 लगेगा। कब? 10% की ब्लेंडिंग पे, लेकिन हम ब्लेंडिंग 20% बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो टू व्हीलर की ग्रोथ से तो इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, प्लस जो हम ब्लेंडिंग 10% से बढ़ा करके 20% करना चाहते हैं, वहां से भी इथेनॉल की जरूरत हमें पड़ेगी। इसका मतलब इथेनॉल स्पेस में ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन एक फैक्टर हम क्लियरली मिस कर रहे हैं, एंड वो फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको एक बार जरूर सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार इसमें जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और वो फैक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के गवर्नमेंट का क्या व्यू है, जरा ये देखते हैं। सो आप यहां पे देख सकते हो गवर्नमेंट का एम क्या है कि 30% सेल जो है वो ईवी की होनी चाहिए 2030 तक, यानी कि 100 गाड़ियां अगर बिक रही हैं तो 30 जो है ना ईवी होनी चाहिए, और उसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है 80% फॉर टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर। यानी कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि यार 2030 तक ना 80% जो है टू व्हीलर्स वो इलेक्ट्रिक हो जाने चाहिए। 80%। अब मान लो 80 भी नहीं होते, हम 40 भी होते, तो ये जो ग्रोथ हमें यहां पे दिख रही है टू व्हीलर स्पेस की, कि हम 3 करोड़ तक पहुंचेंगे। अगर आप इसमें से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मान लो 80% तो बहुत ज्यादा हो गया, चलो ठीक है 40% भी अगर हम काट देते हैं तो भी ये नंबर 1.8 CR के करीब ही रहा, यानी कि आज के बराबर नंबर रहा। तो अब आप सोचो कि जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो टू व्हीलर का है, लेकिन टू व्हीलर के पेट्रोल की गाड़ियों में कोई बड़ा ग्रोथ नहीं आएगा। जो मैक्सिमम जो मच ग्रोथ आने वाला है वो ईवीज को लेकर के आने के पूरे चांसेस है। प्लस जो पुरानी गाड़ियां जो अभी भी पेट्रोल पे चले वो धीरे धीरे डाइल्यूट ही होंगी। तो आप यहां पे देख सकते हो टू व्हीलर की जो टोटल सेल हो रही है इंडिया में, ये क्वार्टर 21 ब्लू, ये ऑरेंज लाइन मतलब पेट्रोल है। देखो पेट्रोल वाले बढ़ रहे हैं, बट उससे ज्यादा रफ्तार से इलेक्ट्रिक वाले बढ़ रही है। बहुत छोटा है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी हटा देता हूं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। तो ये देखो 3.5% टोटल सेल का हो गया, यानी कि 3.5%। अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो 3 गाड़ियां ऑलरेडी इलेक्ट्रिक अभी से ही बिकना शुरू हो चुकी हैं। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल स्पेस में बहुत जबरदस्त बूम आएगा, बट ग्रोथ के भरपूर चांसेस हैं। कैसे और कब तक? अगर हम इन्वेस्ट करते भी हैं तो कब तक इन्वेस्ट करना चाहिए और कब हमें एग्जिट करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ डेटा प्रेजेंट करता हूं। तो सबसे पहले डिमांड प्रोजेक्शन फॉर फ्यूल इथेनॉल, यहां पे जरा अगर हम देखें 2019, 20, 21, 22 में हम हैं, और इसका प्रोजेक्शन लगभग 437 करोड़ लीटर है। यानी कि जो अभी मैंने बात किया टोटल पेट्रोल का यूजेस लगभग 4000 करोड़ लीटर का है, उसमें से 10% यानी कि 437 लगभग इथेनॉल की डिमांड है। 25-26 तक हमारी जो पेट्रोल की डिमांड होगी वो लगभग 5000 करोड़ लीटर तक जाएगी, और हम इथेनॉल को 20% पे पहुंचाना चाहते हैं। 20% ब्लेंडिंग, यहां पे देखो ब्लेंडिंग, तो हमें लगभग 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेंगे। अभी हमारी जो कैपेसिटी है उसको हम डबल करने वाले हैं। याद रखो ऑलरेडी हम इसको 3 टाइम्स कर चुके हैं। कब से? 2019 से हम इसको 3 टाइम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन क्या ये ऐसे का ऐसे ही एग्जैक्टली होगा? तो आंसर आपने ऑलरेडी देख लिया कि इसमें ईवीज जरूर पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि 5000 करोड़ लीटर की जो हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं इसमें 70% तो टू व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, और टू व्हीलर में सबसे तेज एंट्री जो है वो ईवीज की हो रही है। यानी कि वहां से सीधा रिडक्शन हो जाएगा एक्चुअल पेट्रोल बाइक यूजर्स का। तो शायद हमें इतनी जरूरत ही ना पड़े या इससे कम की पड़े। तो ये कैपेसिटी, तो सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कौन सी कंपनियों की है वो भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है या नहीं, और लास्ट में इस पूरे इवेंट को एक बार समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनियों में अगर मैंने सर्च किया, पहला नाम जो मुझे दिख रहा है वो है बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उछल के इसमें इन्वेस्ट कर देना है, ना। देन सेकंड नाम जो आ रहा है वो आ रहा है बलरामपुर चीनी का। थर्ड नाम अगर हम देखें तो डालमिया भारत का है, एंड देन श्री रेणुका शुगर। वहीं अगर आप नेक्स्ट नाम देखोगे तो त्रिवेणी ग्रुप का है। तो इन सारी कंपनियों का एक बार डेटा भी देख लेते हैं कि क्या इन्होंने इन्वेस्टर्स को वेल्थ कभी बना करके दिया भी है कि सिर्फ ये नाम के हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये कंपनी जो है 1800 करोड़ की कंपनी है। ओके, 14 रुपया शेयर प्राइस है, बट ये देख के हम नहीं करते। हाँ, कर्जा बहुत ज्यादा है, 5000 करोड़ का कर्जा है मेरे भाई।
तो उतनी अच्छी चीज़ नहीं है। सेल्स का डेटा देखोगे ये बस भाई कांस्टेंट है, कोई इंक्रीमेंट नहीं। अगर 2018 से लेकर के आपने डेटा ऑलरेडी देखा कि हमने इथेनॉल का प्रोडक्शन 3x हो चुका है, तो इसका तो कोई बेनिफिट इसने अभी तक तो नहीं उठाया है ना, ये हमें क्लियरली दिख रहा है, अभी तक तो नहीं उठाया। आगे क्या गारंटी, जब यहां से डबल करने वाले तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा लेगी। ठीक है, अब दूसरा एक बार देख लेते हैं शेयर प्राइस का मूवमेंट। अगर हम देखें तो भाई ये तो 2006 में इतने हाई पे था, अब आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे 25 वही 14 रुपए का चल रहा है। वेल्थ क्रिएटर है ही नहीं है, इससे दूर रहो तो बेहतर है। दूसरी कंपनी अगर हम देखें बलरामपुर चीनी को एक बार देख लेते हैं। ओके, ये 8,000 करोड़ की कंपनी है, 400 रुपए का शेयर प्राइस है। ठीक है, ROE ROC सब कुछ बढ़िया लग रहा है। PB 18 ठीक है, मेंटेन कर रहा है। कर्जा कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 1200 करोड़ का कर्जा है। और रिजर्व ठीक है, उसके सामने रिजर्व भी रखें। ओके कूल। जरा इसका सेल्स का डेटा देख लेते हैं, क्या इनका सेल्स का डेटा ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये इतना कंसिस्टेंट नहीं है। यस, नेट ऊपर जा रहा है, बट यहां से ना ये सब रुक सा गया है। ओके ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं त्रिवेणी ग्रुप को। तो ये 6,000 करोड़ की कंपनी है, 15 के PE पे मिल रही है। ओके, डेट भी इसके ऊपर 1500 करोड़ का है। रिजर्व ठीक है, सामने रखा हुआ है। ROE ROC भी ठीक है। जरा इसका एक बार सेल्स का डेटा देख लेते हैं। ओके, तो इसका सेल्स का डेटा बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, कम से कम बाकी जो हमने अदर कंपनियां देखी उसके कंपैरिजन में ये ग्रोइंग मोड में है। हर 2-4 साल में एक बार ये एटलीस्ट जंप लेता है। जरा शेयर प्राइस देख लेते हैं कि अपने इन्वेस्टर के साथ इसने क्या किया हुआ है। ओके, तो ये शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। आप देख रहे हो सीधा 70-80% तक डाउन हो जाता है, बट अभी फिलहाल ये ऊपर चल रहा है। लेकिन एक दूसरी कंपनी भी है जो थोड़ा बहुत शुगर में है, वो कंपनी है KPR मिल्स, और वो अपने इथेनॉल की कैपेसिटी को एक्सपांशन दे रही है। तो वो कंपनी को भी एक बार जरा देख लेते हैं। फैब्रिक गारमेंट शुगर मोलासिस इथेनॉल, आप देख रहे हो। और इस कंपनी का प्लान क्या है, ठीक है, ये जो है अपना इथेनॉल कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है। अब ये कंपनी मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये फिर भी थोड़ी ठीक ठाक कंपनी है, थोड़ी ठीक ठाक कंपनी है। क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इथेनॉल का सेगमेंट प्ले ही करना है, 20,000 करोड़ की कंपनी है, 24 के PE पे मिल रही है। ठीक है, कर्जा 1000 करोड़ का, उसके सामने रिजर्व काफी अच्छा रखा हुआ है। ROE ROC भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके, पे सेल्स का डेटा देखो। ओके, कंसिस्टेंटली ये कंपनी पहली बात तो अप जा रही है। दूसरा, प्राइस का मोमेंट अगर हम देखें तो कम से कम पुराने इन्वेस्टर्स को इसने रुलाया नहीं है, ऊपर ही मिल रहा है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है इसकी, जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये ईयर बाय ईयर प्रॉफिट है। 2011 का प्रॉफिट लगभग 70 करोड़ का था, फिर यहाँ से आप देख रहे हो 100 करोड़ की रेंज में आ गया, फिर 200 करोड़ की रेंज में आ गया, और अब लगभग 300 से 500 करोड़ की रेंज में आ चुका है। तो अगर आप इथेनॉल को प्ले ही करना चाहते हो कि यस मुझे प्ले ही करना है, तो मेरे हिसाब से KPR मिल्स ज्यादा सेफ प्ले होगा एज कंपेयर टू एनी अदर जो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। तो इस पूरे स्पेस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या लर्न किया। सबसे पहली चीज, हमारा जो पेट्रोल का कंजम्पशन है 4000 करोड़ लीटर्स का है। ठीक है, उसमें हम 10% ब्लेंडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो लगभग 400 करोड़ लीटर की इथेनॉल हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको 2025 तक लेकर के जाएंगे, लगभग 5000 करोड़ पेट्रोल का यूजेस इंडिया में होगा, और इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% की कर देंगे, यानी कि लगभग 1000 करोड़ लीटर्स का हमें इथेनॉल लगेगा, यानी कि हम डबल होंगे 2025 तक। तो इथेनॉल की कैपेसिटी डबल होगी तो अपना काम हो जाएगा। ओके, लेकिन ये 5000 करोड़ जो पेट्रोल का इस्तेमाल होता है वो होता है 70% लगभग टू व्हीलर में, है ना, टू व्हीलर में स्पेस में होता है। और ईवीज का अगर आप स्पेस देखोगे सबसे तेज टू व्हीलर में ही उतर रहा है। तो मेरा व्यू काफी सिंपल है, अभी तक जिन कंपनियों ने प्रॉफिट दर्ज नहीं किया, आगे उनके प्रॉफिट दर्ज करने की बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी 3x हो चुकी है इंडस्ट्री, यहां से डबल होने वाली है, एग्री। लेकिन उसके बावजूद भी जिन्होंने ऑलरेडी इसका बेनिफिट लिया है, बहुत हाई चांस है कि वो आगे भी इसका बेनिफिट लेंगे। और 2025 के बाद इसमें इन्वेस्टेड रहना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आप 2024 तक अगर इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, 2024 तक, तो शायद आप KPR मिल्स और अदर कंपनियों को कंसीडर कर सकते हो। बट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्टर आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर गलती से इलेक्ट्रिक व्हीकल लगभग 50, 60, 70% तक पहुंच गए, तो भाई साहब ये इथेनॉल विथेनॉल का प्ले जो है इन्वेस्टर्स के लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा। देखो, ओनर्स के लिए, कंट्री के लिए भले फायदेमंद हो, बट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा बनाना
मुश्किल होगा। तो मेरा यही व्यू है कि आप इलेक्ट्रिक स्पेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढो एज कंपेयर टू इथेनॉल स्पेस में ज्यादा ढूंढने की बजाय। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताया, केपीआर मिल्स को आप कंसीडर कर सकते हो, बट याद रखो ये स्पेस में 2024 में आपको एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा कि आप उसके बाद वहां से कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, बेस्ड ऑन द इथेनॉल का प्ले आउट, ये कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है या फिर और कितनी एक्सपांशन की कैपेसिटी बची हुई है। आई होप ये डिटेल्ड एनालिसिस और ये मेरा पर्सपेक्टिव आपको काम का लगा होगा। एज अ इन्वेस्टर आपको बेहतर इन्वेस्टर बनाने में ये हेल्प करता होगा, क्योंकि बेहतर इन्वेस्टर बनना पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।